नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान सुजस के ई बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सीधा आएंगे आपके न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर, लेकिन उससे पहले वही एक पुरानी बात, छोटी सी बात कि आप जाके पीडीएफ ले लीजिए। आप पीडीएफ लेंगे तो कहाँ से लेंगे दोस्तों? तो आप लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप यहाँ जाएंगे और सीधा क्या ले लेंगे, आप पीडीएफ ले लेंगे बिना किसी रुकावट के। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखोगे तो रद्दियाँ भरोगे और रद्दियाँ ही बेचोगे, दिमाग भरोगे। ठीक है, दिमाग भरोगे तो सिलेक्शन पाओगे। तो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आते हैं सीधे आपके न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो आज की पहली न्यूज है वो है शिक्षा का अधिकार जो है राजस्थान में गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई के लिए सूची जारी कर दी गई है। और 32,722 निजी स्कूलों में प्रवेश कैसे हो रहा है? लॉटरी के माध्यम से। अब आप बोलोगे सर, लॉटरी के माध्यम से देने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या है कि हम जो एडमिशन कर रहे हैं अभी राजस्थान के अंदर, वो प्री प्राइमरी और कक्षा 1 तक के बच्चों की कर रहे हैं। ठीक, अभी आप देखो, यदि एडमिशन 5वीं क्लास से 6वीं क्लास से शुरू हो रहा है, या 8वीं पास करके 9वीं क्लास से शुरू हो रहा है, या 10वीं पास करके 11वीं में हो रहा है, तो आप एक परसेंटेज बेस रख सकते हो, आप एक टेस्ट बेस रख सकते हो। लेकिन जब कोई बच्चा प्री नर्सरी में, मतलब सीधा आया ही आया है, उसको पता ही नहीं है स्कूल क्या होता है, वो स्कूल जाने से भी रो रहा है, कतरा रहा है, वो अपने मम्मी के गले से लटक के चिल्ला रहा है कि जैसे उसको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तब ऐसे बच्चों के लिए क्या होगा भाई? लॉटरी सिस्टम, मतलब माँ बाप लॉटरी खींचेंगे, उसमें से निकालेंगे, जिसका नंबर आ गया, जिसका नाम आ गया, वो 25% क्या करेंगे, वो लोग प्राइवेट स्कूल जो होंगे, अच्छे प्राइवेट स्कूल वगैरह उस तरह के होंगे, उनमें प्रवेश पा लेंगे। जिनका भुगतान कौन करेगा फीस का? राजस्थान सरकार। ठीक है, तो इन और बाकी सारे क्या करेंगे? बाकी सारे अपना जैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है लगे ढर्रे में, वैसा ही चलता रहेगा। तो इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगा। ठीक है, लॉटरी जो है, लॉटरी जो जारी होगी, वो प्राइवेट स्कूल एक पोर्टल है राजस्थान सरकार का, राजस्थान PSP.NIC.in। ठीक है, ये जो है वो पोर्टल है, वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, लॉटरी सिस्टम को शुरू कर सकते हैं, लॉटरी में देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज आई है दोस्तों, मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ कि शिक्षा का अधिकार जो है उसके तहत चयनित बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क जो है शिक्षा मिलती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। शिक्षा का अधिकार कौन सी शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है? ये शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है 2009 जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। राजस्थान में उसको लागू करते करते 2010 और 11 हो गए। 2011 में से ढंग से काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। और पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार लागू किया था, उसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। लेकिन राजस्थान के अंदर क्या है, कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दायरा बढ़ा दिया गया है। और प्रदेश में निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले निःशुल्क पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कक्षा जो है वो 9 से 12वीं तक फीस क्या करेगी, राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो गहलोत जी की इस बात में बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अनडाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यदि ये काम वो भर्तियों में और करें तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम हो सकेगा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जो भर्तियां हैं जो हो नहीं पाती हैं, रीट्वीट की पेपर आउट होते रहते हैं, और ये जो लास्ट में चुनाव के समय पे ये चीज़ें चलती हैं कि शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो नई नई घोषणा चलती हैं, मैं कहता हूँ उनको लगातार 12 महीने तक अपन को करना चाहिए, तो और अच्छा होगा। 5 साल तक करेगी, वैसे उम्मीद है गवर्नमेंट करेगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमने पहला न्यूज आर्टिकल कर लिया है कवर। अब आप बोलोगे सर, शिक्षा का अधिकार तो बताया ही नहीं। शिक्षा का अधिकार बेटा मैंने नोट्स में दे रखा है और कई बार समझा दिया है, कई बार, लेकिन फिर भी मैंने, आप जाके पीडीएफ लेंगे तो पीडीएफ में इस न्यूज के साथ में आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी मिल जाएगा। बहुत छोटा सा है, आप अगर पूरा अधिनियम पढ़ोगे तो भैया 500 पेज का है। 10-5 लाइन है जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम की हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दे रखी हैं, उनको मैंने एज इट इज़ वहाँ पर छाप दिया है। आप उसको जाके एक बार स्टडी कर लेना, एक बार रीड मान लेना, रीडिंग कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे ने, दूसरी न्यूज़ की अगर अपन चर्चा करें तो, कि पुरानी पेंशन जो योजना है वो मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई है। भाई गहलोत जी से पूछा गया कि आपका राज्य जो है पहले से इतने कर्जे के अंदर है, जब चीज़ें इतने कर्जे के अंदर ऑलरेडी हैं तो भैया आप और बर्डन क्यों बढ़ा रहे हो, और क्यों मतलब ये ओल्ड पेंशन स्कीम और ये वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा है भैया देखो, भले ही राज्य कितना भी कर्ज में, कितना भी बर्डन में है,
लेकिन क्या है, मानवीय दृष्टिकोण से लागू की गई है, ये मनुष्य मानव के लिए लागू की गई है। कुछ मानवीय चीज़ें भी होती हैं। अब ऐसा नहीं है घर में कर्जा है तो इसका मतलब खाना नहीं खाएंगे क्या लोग, मानवीय दृष्टिकोण भी है। ठीक, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की चर्चा हुई है और काफ़ी सवाल पूछे गए हैं गहलोत जी से, और इससे कई कार्मिक खुश भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे RS मेंस वगैरह हो, कुछ भी हो, वहाँ बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने कि पुरानी पेंशन योजना को मानवीय दृष्टिकोण से, अब अपन देख लेते हैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में। अब आप बोलोगे सर पुरानी पेंशन योजना है तो कुछ नया भी होगा। भाई पुरानी पेंशन योजना बोल रहे हैं अपन, पुरानी तब होगी जब कोई चीज़ नई आएगी। या तो ये बोल रहे हैं कि पेंशन स्कीम जो समाप्त कर दी और पेंशन स्कीम जो लागू कर दी, लेकिन इसमें बात हो रही है ओल्ड पेंशन स्कीम की, पुरानी पेंशन योजना की, OPS की। तो भैया NPS भी होगा कुछ, बिल्कुल है सर NPS। देखो दोस्तों क्या हुआ था 2004 के अंदर, हमारे जो केंद्र सरकार है उसने OPS को समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त, कि अब कहीं पे भी OPS नहीं रहेगा, सब जगह पे NPS लागू होगा। NPS का मतलब था दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम नहीं था, नेशनल पेंशन स्कीम था, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम था। तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि NPS के अंदर किस तरह से पेंशन दी जाती थी और आपके OPS के अंदर किस तरह से पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता था, जैसे NPS है, ठीक है, देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, उसको उसका नाम बदल के या फिर उसको हटा ही दिया था, बिल्कुल नया ही कर दिया था। उसके प्रोविजंस थे उनको भी हटा दिया था, 2004 में हटाकर पुरानी पेंशन योजना लेके आ गई। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना लेके आ गई, नई पेंशन योजना लेके आ गई, NPS लेके आ गई। अब NPS के अंदर पेंशन थी वो कैसे मिलती थी, ठीक है, तो NPS में होती थी कुल जमा राशि और निवेश पर आया हुआ रिटर्न। मतलब ये है कि अपनी सैलरी में से कोई व्यक्ति पेंशन के लिए कितना हिस्सा कटवाता है, कोई 1%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, जैसी जिसकी श्रद्धा, अपनी सैलरी में से कितना कटवाता है, वो कट के गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसको निवेश करेगी और उस निवेश पर जो रिटर्न आएगा उसके आधार पर तय होता था। ठीक है, और इसमें मूल वेतन और DA का 10% कर्मचारियों को मिलता था, और इतना ही क्या करती थी, योगदान राज्य सरकार भी दे देती थी। ठीक है, जैसे कि जो कुल राशि कटवाई उसमें निवेश का जो रिटर्न आया, ठीक है, और मूल वेतन का 10% जो कर्मचारियों को मिलता था, उसमें क्या किया, इतना ही योगदान राज्य सरकार दे देगी, तो क्या बन जाएगी, पेंशन। अब इससे क्या है कि हर व्यक्ति की पेंशन अलग अलग हो जाती थी। किसी का खर्चा ज़्यादा है भैया, उसने 1% ही कटवाया, किसी ने कर्जा ले रखा है उसने 0.5% ही कटवाया, कोई बोला भाई मेरा तो बेटे बच्चे कमाते हैं मैं तो खूब कटवाऊंगा, उसने खूब सारा कटवा दिया। ठीक, घर रखने से अच्छा है कि उसको पेंशन में कटवा दो, इससे निवेश होगा, रिटर्न भी अच्छा आएगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती थी, मार्केट पर। अगर रिटर्न लॉस में गया तो आपकी पेंशन कम हो जाती थी, रिटर्न बहुत अच्छा मिला मार्केट से, शेयर मार्केट से, तो क्या होता था, आपकी पेंशन बढ़ जाती थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि हर व्यक्ति की एक तो पेंशन अलग अलग हो गई। ठीक है, पेंशन भी अपनी ही जेब से ली बंदे ने, मतलब ये सीधा मुंह के अंदर ले लिया या फिर हाथ घुमा के मुंह के अंदर ले लिया, पैसा आप ही का है, लेना आप ही को, बस 10% जितना होता था वो जो राज्य सरकार जो है वो कुछ योगदान दे देती थी बस। ठीक है, NPS जो है वो शेयर मार्केट पर केंद्रित थी और उसका जो भुगतान है वो बाजार के अनुरूप होता था। बाजार हाई तो पेंशन हाई, बाजार डाउन पेंशन डाउन, मतलब जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़े तभी पेंशन आना बंद। ठीक है, अब वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या करती थी कि जो कोई कर्मचारी रिटायर हुआ है तो उसके अंतिम महीने में, जिस महीने में वो रिटायर हुआ है उसके अंतिम महीने में 50% राशि उसको पेंशन के रूप में प्रतिमाह मिल जाती थी, और इसमें बेसिक सैलरी और महंगाई दर क्या होती थी, ऐड होती रहती थी। महंगाई भैया जो TADA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती रहती थी, और क्या हो जाता था, इसका भुगतान सरकारी खजाने से कर दिया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम सीधी सीधी थी कि आपका अंतिम महीना उसका 50% प्लस उसमें महंगाई अलाउंस जो होते हैं वो सारे ऐड होके, और नई पेंशन स्कीम में क्या था आपके, ये मार्केट आधारित थी, शेयर मार्केट हाई तो पेंशन हाई, शेयर मार्केट डाउन तो पेंशन खत्म। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके NPS और OPS दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे और देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखो, अब अगले पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है, वही सारे हंसते खेलते, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं ये लोग। ठीक है, बुढ़ापे की लाठी बन चुकी है इनकी पेंशन स्कीम, ये 71वीं बच्चू लाल जी का सहारा बन चुके हैं, 12 के बच्चू लाल जी। अब अपन चलते हैं अपना सहारा ढूंढने के लिए। बच्चू लाल जी तो बहुत खुश हैं, आपके पापा भी खुश होने चाहिए, ऐसे पढ़ो।
दोस्तों राजस्थान सरकार और आहुस डेनमार्क के बीच में एक एमओयू हुआ है, ठीक है। हमारी न्यूज़ क्या है, राजस्थान सरकार और आहुस डेनमार्क। आहुस क्या है दोस्तों, जैसे अपना जयपुर है, उदयपुर है, दिल्ली है, शहर है, तो उसी तरह से डेनमार्क का शहर क्या है, आहुस है, ठीक है। तो प्रदेश के जो शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था है उसमें सुधार लाना होगा भैया। हमारे जो महेश जोशी जी हैं, डॉक्टर महेश जोशी, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री जो हैं, वो क्या कह रहे हैं भैया कि जो प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में पेयजल का वितरण है उसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बहुत होना भी चाहिए यार, जयपुर में बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अपन के क्या एमओयू हुआ है, क्या एमओयू के अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यूज़ में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपन देख लेते हैं फिर भी। ये आरएएस मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जल सुधार में आपसे जल संरक्षण कार्यक्रम में जल सुधार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। तुरंत से प्रश्न बनता है, 5-10 नंबर में बड़ा प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जल संरक्षण और राजस्थान का संबंध तो बहुत 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 पुराना है, जिस तरह से पॉल्यूशन और दिल्ली का है, ठीक है। अगर दिल्ली में कोई दिल्ली से संबंधित पॉल्यूशन को उपचार करने के लिए कोई न्यूज़ आती है तो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरह से आपके जब राजस्थान से संबंधित और जल संरक्षण का कोई काम होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़, ठीक। तो डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच में क्या हुआ है दोस्तों, एमओयू हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है, शहरी पेयजल क्षेत्रों में जो है शहरी क्षेत्र हैं उनमें पेयजल की सेवाओं और गुणवत्ता दोनों में ही सुधार करना है। ऐसा नहीं है कि पानी ऐसा आ रहा है भैया उससे अच्छा तो गटर, नहीं, गुणवत्ता भी होनी चाहिए और सेवाएं भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज पानी आया 3 दिन गया, या आज सुबह आया तो कल दोपहर में आया, परसों पता नहीं, पूरे दिन पब्लिक इंतजार इसी चीज़ का कर रही है पानी कब आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है, क्या है, पेयजल की सेवाएं और गुणवत्ता दोनों में ही क्या है, सुधार है, ठीक है। तो वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि से गैर राजस्व जल में कमी। गैर राजस्व जल का मतलब क्या है भाई, गैर राजस्व पैसा हो सकता है, गैर राजस्व खेती हो सकती है, पानी क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा पानी जिसका सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, विदाउट पाइप पानी। एक पानी है जो आपके घर आया, मीटर लगा हुआ है, बिल आया, आपने पैसा जमा किया, उससे राजस्व जनरेट हो रहा है। एक पानी ऐसा है कि आपने टैंकर मंगाया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। एक पानी ऐसा है कि आपने कुआं ट्यूबवेल खुदवा अंदर समरसेबल लगवा रखी है अपने घर के अंदर ही, खुदवा के अंदर, वो क्या है, गैर राजस्व पानी। तो उस तरह का क्या करना है, वितरण जल में हमें क्या करनी है, वितरण तंत्र के अंदर सुधार करना है। जैसे गैर राजस्व जल, स्पेशली यहाँ पर जो मेंशन किया है गैर राजस्व जल का मतलब वो टैंकर वगैरह अपन जो मंगाते रहते हैं असंगठित क्षेत्र से, उसके ऊपर किया गया। तो उसमें कमी करना है भाई शहरों के अंदर। आपको मैं एक बात बताऊँ, जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर क्या होता था, कभी कभी महीने में 1 या 2 दिन ऐसा आता था जब पानी कट हो जाता था, 2 या 3 दिन लगातार, 3 दिन पानी नहीं है। अब ऐसे में जो टैंकर वाले हैं, जो बोतल वाले हैं भाई, जो 90 रुपये की बोतल मिलती थी, जब पानी कट होते ही वही 180-200 की बोतल मिलती थी, और आपको नहाना धोना सुखाना सब उसी से करना है। तो बहुत मतलब करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जनरेट होता था, और रेवेन्यू तो क्या, ब्लैक मनी जाती थी वही लोगों के, जो टैंकर वाले होते थे, बोतल वाले होते थे, उनकी जेब में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसमें और क्या करना है, जल स्रोतों का समन्वित प्रबंधन और भूजल एक्वीफर मैपिंग। मतलब भूजल एक्वीफर मैपिंग का मतलब यह है कि भूमि के अंदर कहाँ कहाँ पर जल हो सकता है, भूजल की मैपिंग करनी है आपको कि भूजल स्तर नीचे गिर रहा है या वहीं है या ऊपर उठ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या किया है हमने, एमओयू किया है, ठीक है। अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना एवं पुनर्चक्रण। अभी क्या होता है दोस्तों, हमने पानी का इस्तेमाल किया, पानी नाली में गया, नाली से नाले में गया, नाले से नदी में गया, नदी से समुद्र में गया और ख़त्म। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपशिष्ट जल के लिए पुनर्चक्रण की योजना बनाई जा रही है। जैसे हमने यूज किया, नाली में गया, नाली से नाले में, नाले से प्लांट में, रिसाइकिल होकर फिर से घर में, ठीक है। तो इस तरह के लिए क्या किया गया, वो एमओयू किया है। क्योंकि आप देखोगे बीच में, जयपुर के बीचों बीच होकर नाला निकला हुआ है भैया, नदियाँ नहीं बहती जैसे वो नाला बहता है 24/7। अगर सोचो उस पानी को रिसाइकिल कर दिया जाए, अगर उसमें से 50% पानी भी लौट के आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। नदियों का कायाकल्प के लिए हरित समाधान विकसित करना। हरित समाधान का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। अभी कुछ समय पहले आपने एक चीज़ देखी होगी कि दिल्ली के अंदर, जमुना के अंदर काफ़ी झाग बन रहे थे। अब झाग थे पॉल्यूशन की वजह से, उसके ऊपर एक और केमिकल छिड़क दिया, अब वो झाग खत्म हो गए, पानी शुद्ध दिखने लग गया। लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता लगा ये पहले से भी खतरनाक हो गया, झाग फिर भी ठीक थे। ऊपर से दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, हरित समाधान होना चाहिए जो प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाए,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो अगला हमारा न्यूज़ है दोस्तों, जोधपुर के अंदर 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 23 मई से शुरू होगा। अब आप बोलोगे सर इतने सारे मेगा जॉब फेयर ये वो कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे, तो क्या पूछेंगे और क्या जवाब देंगे हम? तो आपसे दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो आप बोलो सर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो आपसे पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि मेगा जॉब फेयर का आयोजन जो राजस्थान में हाल ही में किया गया है, निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा आयोजित हैं? तो दोस्तों कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से ये सारे के सारे जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और इनका उद्देश्य जो है वो हर जिले में मेगा जॉब फेयर आयोजित करके रोजगार का सृजन करना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा विभाग इसका आयोजन कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। आपसे जगह तो मैं कह रहा हूँ पूछेगा ही नहीं कोई, एकदम ही मेरे जैसा गधा हुआ तो पता नहीं। ठीक है, अब अपन चलते थोड़ा सा और आगे। तो मेगा जॉब फेयर के बारे में आपको क्लियरिटी आई होगी कि आपसे प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम में कैसे पूछ रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल कहता है कि चित्तौड़गढ़ में फार्म पॉन्ड के लिए 215 किसानों को अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो अपने लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, तो कृषक साथी योजना क्या है और फार्म पॉन्ड के लिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कौन सा विभाग दे रहा है, तो ये दे रहा है आपका कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। तो अपन देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले में 215 फार्म पॉन्ड का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 111 कच्चे, 104 पक्के, ये वाला चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कच्चे फॉर्म और प्लास्टिक लाइनिंग, जो प्लास्टिक कोटेड पॉन्ड होते हैं वो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कहीं कहीं मकान बनते हुए देखे होंगे तो गड्ढा खोद के चारों तरफ तरपाल लगा के उसमें पानी भर देते हैं, तो वो क्या है? प्लास्टिक लाइनिंग पॉन्ड है। ठीक है, तो कच्चे पॉन्ड के निर्माण के लिए लघु और सीमांत किसानों को जो जनजाति से बिलोंग करते हैं, किसी अनुसूचित जाति जनजाति से, उनको 73,500 रुपये और सामान्य वर्ग के लिए 63,000 रुपये। ठीक है, और प्लास्टिक कोटेड होंगे तो इन्हीं के लिए क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1,35,000 और सामान्य के लिए 1.2 लाख। ठीक है, और मैं आपको एक बताऊं, इसके अनुदान के लिए जो किसान हैं उनके क्या है, उनके नाम पर एक ही जगह पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर तथा सह खातेदारों की स्थिति में 0.5 हेक्टेयर। सह खातेदार मतलब पार्टनरशिप। यदि 4-5 लोगों की मिलकर जमीन है, बाप के नाम थी, वो चारों बच्चों के नाम हो गई, दूसरे दोनों बच्चों के नाम हो गई, तो इस तरह से 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा अनुदान। और आपको आवेदन क्या है? कृषक साथी पोर्टल पर कर लेना है। तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो मेंशन कर दोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 1-2 नंबर और लोगों से ऐड करके चलोगे, प्लस करके चलोगे, तो वो आपको फ़ायदा रहेगा। अब अपन कृषक साथी योजना के बारे में जान लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? ठीक, तो कृषक साथी योजना, इसका उद्देश्य किसानों की गतिविधियों के दौरान होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान। देखो भाई, सबके दुर्घटना हो सकती है तो किसानों को क्यों नहीं हो सकती? वो तो 24 घंटा कोई इंजन चला रहा है, अभी हैंडल उसका निकल के मुंह पर लगा, पूरा हो गया काम तमाम, मुंह के साथ साथ खेती भी बिगड़ गई। ठीक है, कोई सांप काट गया, उसको दुर्घटना हो गई, उसके साथ कुछ भी हो गया, खेतों के अंदर कोई जानवर उसके घायल कर गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसके क्या है कि इस तरह से जो नुकसान होगा, इस तरह से दुर्घटनाएँ होंगी, तो उसके लिए क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तो उनको क्या होगा? 5,000 से लेके आपकी 2 लाख तक की, ठीक है, आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना उपचार भी करवा सकता है। और किसान साथी योजना के माध्यम से राजस्थान में किसान क्या होगा? आत्मनिर्भर बनेंगे। अब आत्मनिर्भर तो भैया बनेंगे ही बनेंगे। पहले क्या है, अगर दुर्घटना हो गई तो भैया घर बैठे हैं, अभी दुर्घटना हो गई तो कम से कम पैसा तो है, इलाज भी चल रहा है, कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत होगी खेती में तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दुर्घटना होने और उसके बाद की जो आर्थिक तंगी आती है उससे लड़ने में मदद मिलेगी, तो आत्मनिर्भरता आएगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इतना सा ही था दोस्तों आज के न्यूज़ आर्टिकल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा इस वजह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी ये साथ में राजस्थान संपर्क ने क्या किया है, राजस्थान संपर्क क्या है आप देख लो। एक पोर्टल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो राजस्थान के जो सरकारी विभाग हैं वो अगर आपका काम नहीं करते हैं, आप 181 पे जाइए, कॉल कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपको जिससे क्या होगा? प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। तो राजस्थान संपर्क क्या है? एक पोर्टल। ठीक है, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए इसमें फ़ोटो दे रखा था तो आपको बता दिया।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में पहुंचाएं चैनल को। छोटा चैनल है लेकिन बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोगों का साथ रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।